हेलो एस्पिरेंट, कैसे हो आप सभी। कैसी चल रही है तैयारी। आई होप कि बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। जो भी एस्पिरेंट 2023 प्रीलिम्स एग्जाम्स अटेम्प्ट करने वाला है उसके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और जो भी एस्पिरेंट देने वाले हो आगे 2024 में एग्जाम्स देंगे या आने वाले 2025 में एग्जाम्स देंगे, उनके लिए भी ये कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी का काम करेगी। क्या होता है कि हम बहुत सी चीजें पढ़ तो लेते हैं, हम पूरा सिलेबस कवर कर लेते हैं। अगर आपने देखा होगा नोटिफिकेशन यूपीएससी स्वयं देता है। क्या देता है उसमें? हमें सिलेबस बताता है, हमें यूपीएससी का पैटर्न बताता है, किस तरीके से हम क्वेश्चंस पूछेंगे यूपीएससी। ये सारी चीजें हमारे सामने एक नोटिफिकेशन के जरिए पेश करता है। फिर हम उसी के थ्रू चलते हैं। टीचर्स भी, जो भी कोचिंग सेंटर है वो भी यही बताते हैं कि नहीं, आप इतना सिलेबस कवर कर लीजिए, आपका यूपीएससी निकल जाएगा। पर पता मेरा मानना ये है कि सबसे पहला एग्जाम्स हमें फेस करना होता है प्रीलिम्स का। प्रारंभिक परीक्षा बोलते हैं इसको। यह वनडे एग्जाम्स लिया जाता है। इसके सिलेबस को अगर स्पेशली हम कवर नहीं करते हैं तो आपका मेंस का सिलेबस जितना भी कवर है, आप कहीं ना कहीं उसमें मिस्टेक कर जाओगे। समझ रहे हो बात को? क्लियरिटी से कहता हूं। आपने मेंस का सिलेबस कवर किया, कोई भी इंस्टीट्यूट हो स्पेशली प्रीलिम्स की तैयारी नहीं करवाता। क्या तैयारी करवाता है? मेंस की तैयारी चलती है, आंसर राइटिंग की तैयारी चलती है। उसी में 15 दिन के हिसाब से या महीने भर के हिसाब से मॉक टेस्ट दे दिए जाते हैं, टेस्ट सीरीज दे दिए जाती है कि आप इतना कवर करो, आपका प्री निकल जाएगा। पर स्पेशली अगर आप इसके सिलेबस को भी कवर करो, सिर्फ स्पेशली अगर आप यूपीएससी के पूरे सिलेबस को देखें और स्पेशली हम सिर्फ प्री के सिलेबस को देखें, तो कहीं ना कहीं 18 और 20 का फर्क होता है। क्या फर्क होता है, हम उस पर चर्चा करते हैं। हम यदि देखते हैं मेंस का सिलेबस, पूरा यूपीएससी सिलेबस मान लेते हैं, पूरा यूपीएससी सिलेबस में हमें बहुत सी चीजें पढ़नी होती हैं और वहीं प्रीलिम्स में बहुत सी चीजें हमें छोड़नी होती हैं। अब सर इससे क्या होगा? हमें जिस सब्जेक्ट को अभी नहीं पढ़ना, हम उसमें अपना समय व्यर्थ क्यों करें? यही वो मूल समय है कि हमें अपने आप को निखारना है। हमें उस कंटेंट पर फोकस करना चाहिए जो हमारे एग्जाम्स में 2 महीने 3 महीने में आने वाला है। प्रीलिम्स वनडे एग्जाम्स में क्या सिलेबस रहेगा, उसी पर आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं। सिर्फ यूपीएससी मेंस सिर्फ यूपीएससी मेंस का इससे कोई लेन देन नहीं है। आज मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको बताऊंगा प्रीलिम्स के बारे में कि आप किस तरीके से सिलेबस को कवर करें, क्या आपको पढ़ना है और क्या आपको नहीं पढ़ना है, किस तरीके से आपको वहां मैनेज करना है अपने आप को। ये सारी चीजें प्रीलिम्स की आज इसमें हम चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा सिलेबस पर नजर डालते हैं हम। सिलेबस में देखो, यहां पर बच्चों जो भी नए एस्पिरेंट अभी एग्जाम्स देने जा रहे हैं, तो स्टार्टिंग से बिल्कुल बात करते हैं। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर होता है हमारा जीएस का। जीएस मीन है जनरल स्टडीज, यानी सामान्य अध्ययन का, जिसमें ये सारा कंटेंट हमें यानी सिलेबस कवर करना है। सेकंड पेपर है हमारा सी सेट का। समझ गए? यह फर्स्ट पेपर है और यह है हमारा सेकंड पेपर है। सी सेट हम स्वयं करवा रहे हैं, आप वहां से कवर कीजिए। और 28 मई को हमारा यूपीएससी एग्जाम्स है। 20 मई को पूरा सी सेट फिनिश हो जाएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। सी सेट हो गया, जीएस हो गया। बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि जो जीएस है वह कितने मार्क्स का है। तो बात करते हैं, दोनों जो पेपर हैं वह 200 मार्क्स के हैं। टाइमिंग की बात करें तो दोनों में 2 घंटे का टाइम है। पेपर फर्स्ट में भी 2 घंटे मिलेंगे, पेपर सेकंड में भी 2 घंटे मिलेंगे। क्वेश्चंस की बात करते हैं, पेपर फर्स्ट जो जीएस का है उसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं।
पेपर सेकंड सी सेट है, इसमें 80 क्वेश्चंस आते हैं। पेपर फर्स्ट में पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, सेकंड क्वेश्चन में 2.5 पर क्वेश्चन मार्क्स होता है। ठीक है, यह क्लियरिटी तो ये हो गई। अब करते हैं ये जो फर्स्ट पेपर है लिया क्यों जाता है। फर्स्ट पेपर लिया जाता है हमारी मेरिट बेस के लिए। ये जो जीएस का पेपर होगा फर्स्ट वाला, उससे आपकी मेरिट बनेगी, तभी क्लियर होगा कि ओबीसी के लिए कितनी मेरिट गई, जनरल के लिए कितनी मेरिट गई। ये सारी चीजें क्लियर होती हैं हमारे जीएस पेपर फर्स्ट से। सेकंड का क्या रोल है? सेकंड का इतना सा रोल है कि हमारा फर्स्ट पेपर चेक हो जाए, इसमें हमें क्वालिफाई करना होता है। सी सेट सिर्फ क्वालिफाई होता है, सभी को पता है। कितने मार्क्स के लिए? 33% के लिए, यानी कि 33% 200 का कहे तो 66 मार्क्स। यह 66 मार्क्स आपके 66 मार्क्स आ जाते हैं, आप सी सेट क्वालिफाई हो जाते हैं। चलते हैं थोड़ा सा इसमें सिलेबस पर नजर डालते हैं। इसमें देखो एक तो आना है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का बेहद रोल है, यहां पर बेहद महत्वपूर्ण है यहां करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स किस प्रकार से कवर करनी है? अगर आप अभी तक मंथली मैगजीन पढ़ रहे थे और डेली का न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे तो आपका निसंकोच आपका करंट अफेयर्स अच्छा होगा। अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो आप अब क्या कीजिए, जो आपके 5 महीने पुरानी मैगजीन है उसको उठा करके पढ़ लीजिए। अगर इतना भी नहीं हो पा रहा है तो ईयरली मैगजीन पढ़ लीजिए। और न्यूज़पेपर को अब टच करने का कोई फायदा है नहीं, तो न्यूज़पेपर पर उतना मैं नहीं कहूंगा, रिकमेंडेड नहीं करूंगा आपको कि न्यूज़पेपर पढ़ें। अभी अब आपके पास टाइम नहीं बचा। जो पढ़ रहे थे वो रेगुलर रखें, जो नहीं पढ़ रहे थे उनके लिए सजेशन नहीं है, वो करंट अफेयर्स वहां से कवर करें, जैसे कि मैगजीन हो गया, स्पेशल नोट्स मिल जाए उससे कवर कर लीजिए। तो मैगजीन से आप कवर कर सकते हैं। मैगजीन कौन सी पढ़नी है? क्रॉनिकल की मैगजीन लाइए, आपका करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। ठीक, इसमें आपको भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे पढ़ना है। अब भारतीय इतिहास क्या है? इंडियन हिस्ट्री। और यहां पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यह भी इंडियन हिस्ट्री का हिस्सा है। वर्ल्ड हिस्ट्री आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। मेडिवल हिस्ट्री पढ़ लीजिए, मॉडर्न इंडिया पढ़ लीजिए, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ लीजिए। इतना आप कवर कर लेंगे, आपका हिस्ट्री का पोर्शन कवर हो जाएगा। यह क्या है? यह इतिहास में आता है। यह आप इतिहास की बुक से कवर कर सकते हैं। इतिहास की बुक में कौन कौन सा आपको पढ़ना है? मेडिवल पढ़ना है, एंशिएंट पढ़ना है और मॉडर्न पढ़ लीजिए। मेडिवल हो गया, एंशिएंट हो गया और मॉडर्न पढ़ लिया, इतना आपको कवर करना है। वर्ल्ड हिस्ट्री बिल्कुल मत पढ़ना। वर्ल्ड हिस्ट्री का यहां क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है, प्लीज। कोई टीचर्स अगर कह देता है, बहुत से एस्पिरेंट ऐसे होते हैं ज्यादा उत्साहिकता में, नहीं वर्ल्ड भी पढ़ लेते हैं, आएंगे क्वेश्चन। यूपीएससी ब्रांच पागल नहीं है जो आपको इतना बड़ा सिलेबस निकाल के देती है। आपको जितना कहा गया उतना पढ़ के जाइए, आराम से आपका क्वालिफाई हो जाएगा। इसके बाद भारतीय और विश्व का भौतिक भूगोल, भारत और विश्व का सामाजिक भूगोल, यह कहां से आपको कवर करना है? यह करने हैं आपको जियोग्राफी से। यह जियोग्राफी के पोर्शन है। या तो आप एम लक्ष्मीकांत से कवर कीजिए, या आप एनसीईआरटी कवर कर रहे थे तो 11th के एनसीईआरटी से कवर कर लीजिए। ठीक है, ये हमारा जियोग्राफी का पोर्शन है, ये हमारा हिस्ट्री का पोर्शन हो गया। राजनीति, भारतीय राजनीति और शासन संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, इतना कवर करना है। भारतीय राजनीति, इंडियन पॉलिटी कवर कर लीजिए। गवर्नेंस कवर कर लीजिए। गवर्नेंस में क्या कवर करना है आपको? संविधान। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था, ये आपको पॉलिटी का हिस्सा मिलेगा। पंचायती राज पॉलिटी में मिल जाएंगे, लोक नीति पॉलिटी में मिल जाएंगे। यानी कहने का मतलब है ये आपको पॉलिटी पढ़ना है। इंडियन पॉलिटी पढ़ लीजिए, आपका यहां से कवर हो जाएगा। आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, शक्ति समावेश, जनसांख्यिकीय, सामाजिक क्षेत्र की पहल, ये चीजें आपको कहां मिलेंगी? इंडियन इकोनॉमी में। इंडियन इकोनॉमी में
आप इंडियन इकोनॉमी पढ़िए, आपको यहाँ पर आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, ये सारी चीजें आपको इंडियन इकोनॉमी में मिल जाएंगी। तो आपको इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छे से कवर कर लेना है। ठीक। पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन पर सामान्य मुद्दे करंट अफेयर्स का हिस्सा है, पर इसके लिए आपको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये आप कवर कीजिए। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ेंगे, आपको ये सामान्य मुद्दे, जलवायु परिवर्तन, ये सारी चीजें आपकी इंडियन इकोनॉमी एनवायरनमेंट और इकोलॉजी में कवर हो जाएंगी। ठीक। इसकी भी आप माजिद हुसैन की पढ़ सकते हैं, रमेश सिंह की इंडियन इकोनॉमी पढ़ लीजिएगा। सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान में देखो बहुत से बच्चों का डाउट्स रहता है, इसमें हमें कितना टेक्नोलॉजी पढ़ना है, कितना हमें साइंस पढ़ना है, इन पर बेहद हमें चर्चा करनी पड़ती है। तो यहां पर सामान्य विज्ञान की चर्चा करें तो सामान्य विज्ञान आप कहीं ना कहीं 9 to 10 तक का जो भी एनसीईआरटी हो उससे कवर कर लीजिए, नहीं तो ल्यूसेंट का आता है, तो ल्यूसेंट से आप पढ़ सकते हैं। ल्यूसेंट से बहुत बेहद तरीके से हो जाएगा। यहां पर टेक्नोलॉजी नाम की चीज नहीं आती। टेक्नोलॉजी का कहां पर बेस है, मेंस में रहेगा। टेक्नोलॉजी का एक भी कोई भी क्वेश्चंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना कोई डेफिनेशन देखिएगा। टेक्नोलॉजी अगर कोई भी इंस्टीट्यूट आपको पढ़ा रहा है, अभी आप उसको रिवीजन करने का प्रयास मत कीजिएगा, आगे आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इतना आप सामान्य विज्ञान के लिए आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और यहां से टेक्नोलॉजी का क्वेश्चंस नहीं उठाया जाता है, यहां पर सिर्फ सामान्य विज्ञान का आता है, जो कि एनसीईआरटी के बेस पर हम 9th 10th में पढ़ चुके हैं। यहां से ये भी क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं सेकंड पेपर के बारे में। सेकंड पेपर में हमें कितना क्या पढ़ना है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। पहला है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन सबसे ज्यादा परेशान करने वाली जड़ है प्रीलिम्स में। फिर इसके बाद आता है मैथ और है रीजनिंग। अब इसके बाद बहुत सी चीजें दे देती है, स्किल टेस्ट दीजिए, इसके बाद एबिलिटी दीजिए, सारी चीजें जितने भी इनके नाम हैं ये रीजनिंग पर हैं, कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी रीजनिंग के हैं। ये सारी चीजें मैथ्स और रीजनिंग के हिस्से बनती हैं। थोड़ा समझने का प्रयास है इसमें कॉम्प्रिहेंशन को किस प्रकार से कवर करें। कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा आपका मजबूत बेस होगा। जितना ज्यादा कॉम्प्रिहेंशन बार बार पढ़ेंगे उतना अच्छे से कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज को समझ में आएगा। फिर इसके बाद आप उसको ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। मैथ्स के लिए सीसेट हम करा ही रहे हैं, सीसेट आप हमारी क्लास से कवर कीजिएगा। रीजनिंग करा रहे हैं और मैथ्स करा रहे हैं। कॉम्प्रिहेंशन को अगर हम टच नहीं भी करें तो भी हमारा क्वालिफाई हो जाएगा। अगर कॉम्प्रिहेंशन पर बच्चा डिपेंडेंट जाता है तो कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन जहां तक बच्चा कितनी भी प्रैक्टिस होगी उसके लिए 4-5 महीने की प्रैक्टिस चाहिए होती है, टाइम इतना बचा नहीं। तो इतनी ज्यादा प्रैक्टिस के लिए अगर समय नहीं है तो मैथ्स और रीजनिंग पर जाइए और मैथ्स रीजनिंग ही अच्छे से अपना मजबूत कर लीजिए। पहले क्या होता था, इंग्लिश आती थी, इंग्लिश को हटा दिया गया है, अब इंग्लिश का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। ये सारी चीजें हमारी थी प्रीलिम्स के सिलेबस पर डिपेंडेड। यहां पर हमने कोई भी ऐसी चीज नहीं बात की जो मेंस पर अटैच करती हो। यह सिर्फ प्रीलिम्स 2023 का पूरा पैटर्न्स और सिलेबस है, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से कवर कीजिए। इतना ही पढ़ने की जरूरत है, इसके अलावा कुछ भी टच करने की जरूरत नहीं है। जय हिंद, जय भारत।